आज के शो में आलमी सतह पर इंसदादे बदनवानी मुहिम का आगाज, पैराडाइज पेपर्स, मजीद छुपाई गई दौलत बेनकाब, अहम तरीन शख्सियात की मालियाती दस्तावेजात अफशा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला है और ये मामला रकम का है, सीक्रेट हेवंस का है, टैक्स हेवंस का है, वो सीक्रेट वर्ल्ड का है। इस पर दौलत और ताकत के दरमियान जो मुबैना ताल्लुक है उसका है। और ये मामला पनामा के बाद उसी जो कंसोर्शियम ICIJ है उसकी तरफ से अफशा होने वाले हालिया लीक्स का है, हालिया पेपर्स का है। और इन पेपर्स के अंदर जिनकी तादाद तो मिलियंस में है, जिसमें तकरीबन 70 या आप कह रहे हैं एग्जैक्टली 67 कंट्रीज़ के ममालिक शामिल हैं। कई सहाफ़ी तंजीमें, कई सहाफ़ती इदारे, कई सहाफ़ी शामिल हैं। पूरी सूरत हाल के अंदर सवाल बुनियादी है क्योंकि इसमें जो नाम सामने आए हैं वो न सिर्फ किसी मुल्क को बल्कि आलमी सतह के ऊपर बहुत सारे ममालिक को इस वक्त नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, हिट भी कर सकते हैं और यकीनी तौर पर आलमी सियासत पर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और किरदार से मेरी मतलब आम किरदार नहीं, बड़ा भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। ICIJ की तरफ से ये मामला सामने आया है जिसकी तरफ से पनामा लीक्स का मामला सामने आया था। और इस मौजूदा मामले के अंदर क्योंकि न सिर्फ इसमें अमरीकी सदर ट्रंप के रेक्स टिलरसन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कॉमर्स सेक्रेटरी का भी नाम इसमें आया है और उनके मुबैना रूस के साथ ताल्लुकात के हवाले से कुछ इंकिशाफात सामने आए हैं। सऊदी किंग, इसके अलावा सऊदी अरब के एक दो अहम शख्सियात, कतर के इस वक्त प्रिंस जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए खत भी लिखा था, उनका नाम भी आया। और इसके साथ साथ इसमें आप मुख्तलिफ ऐसे ममालिक जैसे टर्की के प्राइम मिनिस्टर, टर्की के जो सदर हैं उनके 2 बच्चों के नाम, इसके अलावा इसमें ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के जो ट्रूडो साहब हैं उनके कैंपेन जो चलाते हैं फंड मैनेजर, उनका नाम। और इसी तरह से इसमें मुख्तलिफ और छोटे ममालिक जिसमें बहुत से और ममालिक युगांडा, लाइबेरिया, उन कंट्रीज़ के सदर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी आया है। ये पूरी सूरत हाल किस तरफ जा रही है आज प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे और इसको बिलखुसूस इंसदादवानी मुहिम के तनाजुर में देखेंगे क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट आता है वो बदनवानी मुहिम के लिहाज से आता है। हमने सऊदी अरब में भी हालिया कुछ इकदाम देखे हैं, वो और पाकिस्तान में चलने वाला जो बदनवानी के खिलाफ मुहिम है जिसके अंदर हम हुकूमत के मौजूदा दौर में ही उस हुकूमत के वजीर आजम का हमने देखा है कि वो उनके खिलाफ एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ें पूरी दुनिया में क्या शुरू हो चुकी हैं, बढ़ किस तरफ रहे मामला, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन पहले जो रिएक्शन है पनामा पर उन तमाम सरबराह मुमलिकत का जिसमें इस वक्त आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनका रिएक्शन पनामा पर इनिशियली क्या था, जरा ये सुने। Not been a great week. It's almost like being accused of something. एक पाई का हिसाब दे दिया है। Your service has resulted in your divesting yourself of literally hundreds of millions of dollars. You did it to avoid any conflicts of interest, correct? That is correct, sir. We don't depend on tax gimmicks. कितनी एक्साइटमेंट, कितना तवक्को हमें रखना चाहिए इस पूरे मामले से जो पैराडाइज पेपर्स की सूरत में सामने आया है। इसको टैक्स उमूर के माहिर किस तरह देखते हैं, माशी इक्तिसादी उमूर और आलमी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ताल्लुक रखने वाले लोग किस तरह देखते हैं, और क्या इसका जो यकीनी तौर पर एहतसाब का अमल इसके बाद होना है वो इतना शफाफ होगा, क्योंकि एहतसाब और इंतकाम एक बड़ा थिन लाइन होता है इसके बीच में। ये एहतसाब का अमल शुरू हो रहा है पूरी दुनिया में जिसको क्या कहा जा सकता है, या ये इंतकाम है, कुछ आलमी साजिश है, क्या है कुछ साम्राज्य कुव्वतों की, ये भी एक सवाल है। मीर मोहम्मद अली खान साहब इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और इक्तिसादी उमूर को भी बड़ा बेहतर समझते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। हमारे साथ जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप मारूफ टैक्स उमूर के माहिर, माशी इक्तिसादी उमूर के माहिर, लाहौर से आप दोनों शख्सियात ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये जो सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ टैक्स हेवंस, नया जो बाब जिसका खुला है हमारे सामने, ये कितना संगीन और कितना तहलका खेज क्या है इसमें, आखिरकार आपकी नजर में कितने इंपॉर्टेंट और संगीन इंकशाफात हैं डॉक्टर साहब? ये इंतहाई अहम जो है वो इंकशाफात हमारे सामने आए हैं।
एक तो इसका स्केल इस दफ़ा बहुत बड़ा है और इसमें बहुत नामी गिरामी शख्सियात जो दुनिया की सियासत में और दुनिया की कारोबारी जो हल्के हैं उनमें एक नुमाया मुकाम रखते हैं। ये सफ़र उसी तरफ जारी है जिसका आगाज़ कई साल पहले उन अकाउंट से हुआ जो पता चला कि यूरोप के बहुत से अमीर लोग और अमेरिकन ने बाहर के ममालिक में रखे हुए हैं, और ना सिर्फ ये कि वो टैक्सेस वसूल किए गए स्विट्ज़रलैंड में और दूसरी जगहों से, बल्कि आइंदा के लिए फैक्टा और ऐसे कवानीन भी बनाए अमेरिका में कि उनकी रिपोर्टिंग हो सके। फिर आपने देखा कि म्यूचुअल जो हमारे यहाँ लेटरल इस वक्त एग्रीमेंट जिसको पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया है, उसके तहत 100 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला ख़ुद करेंगे बग़ैर पूछे हुए, और उसके लिए जो पाकिस्तान में भी कानून साजी इनकम टैक्स के अंदर शुरू हो चुकी है। ये पूरी दुनिया की तरफ जो रुझान है वो ये है कि जो पहले एक ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे जिसके तहत अमीर लोग और सियासतदान और उसका फिर फ़ायदा क्रिमिनल्स भी उठा रहे थे, ड्रग बैरन्स भी उठा रहे थे, फिर इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग का एलिमेंट भी शामिल हो गया, तो इसको कर्ब करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको काउंटर नहीं किया जाएगा तो ख़ुद कैपिटलिज़म का और डेमोक्रेसी का जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे का शिकार होगा। मैं समझता हूँ कि आज हमारे नैब के चेयरमैन ने भी बहुत अहम बयान दिया है कि दरअसल ये जो मुहिम जिसका आपने अपने इब्तिदाइया में ज़िक्र किया, इसकी तरफ पाकिस्तान में भी अब जिस फर्मनेस का उन्होंने इजहार किया है और जो पुरानी बहुत बुरी लेगेसी थी नैब की, उससे हटकर मैं समझता हूँ कि इन इंकशाफात के आने से पूरी दुनिया में ट्रांसपेरेंसी की तरफ और कम्बैटिंग ऑफ डर्टी मनी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा और पाकिस्तान भी इससे यकीनन फ़ायदा उठाएगा। मतलब आप इकराम साहब समझते हैं कि ये जो आलमी सतह पर हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, और ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ये कोई हुस्न इत्तफाक है या ये ज़रूरत वक्त है कि इतना ज़्यादा ये ब्लैक मनी सर्कुलेट करने लगा था कि ज़रूरत हो गई थी आलमी कुव्वतों को भी और पाकिस्तान को भी कि वो इस ब्लैक मनी मुबैना तौर पर, अगर ब्लैक मनी है इसमें और ऐसा मनी है जो डिक्लेयर्ड नहीं था या इस पर इलीगल सोर्सेस के जरिए गया था, तो उसके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए, ये वक्त की ज़रूरत हो गई थी। इसका मतलब इसलिए ये पाकिस्तान और आलमी सतह पर यकदम साइमल्टेनियसली हो रहा है पूरी दुनिया में। डॉक्टर साहब जी, यकीनी तौर पर आपने देखा होगा कि ये कोई इत्तफाकिया नहीं है, बल्कि पनामा लीक्स के बाद से ICIJ इस पे मुसलसल काम कर रही थी, और अब अगले हफ्ते से तो रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई स्टोरी रिलीज़ होगी। फिर स्टोलन जो रिकवरी का इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का, वो भी इस पे बहुत ज़्यादा अब एक्टिव है, और इसके अलावा पूरी दुनिया के ममालिक मिलकर इसके ऊपर सर जोड़ कर बैठे हैं कि क्या हम मालियाती इदारे जो दुनिया के हैं और जो टैक्स हेवन्स हैं उसमें ये कारोबार जारी रहे तो फिर हमारा मुस्तकबिल जो है वो मखदूश होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक नेचुरल सफ़र भी है दुनिया का उस तरफ जहाँ एक ऐसा मुकाम आ गया है कि ऐसी चीज़ों को के लिए आप ज़ीरो टॉलरेंस की तरफ जाएंगे तो फिर समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर और आलमी सतह के ऊपर हम ऐसे निज़ाम कायम कर सकेंगे जिसमें माशी इंसाफ भी हो और सारी दुनिया के लिए एक बाहमी फ़ायदा और खुशहाली का दौर भी हो। ये बड़ी ठीक बात है, यानी आलमी सतह के ऊपर शऊर बेदार हो चुका है और पाकिस्तान में तो है और नैब भी काम कर रही है। और मैं मिसाल के तौर पे अभी चेयरमैन नैब का जिक्र किया है तो न सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि न सिर्फ पीपल्स पार्टी जो कहती है कि हमारे लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है, चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, अलीम खान, ये वो नाम है जिनको नैब ने हालिया दिनों में समन जारी किया। आज भी एक्स CM बलूचिस्तान असलम रईसानी का नाम शामिल है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी जल्दी आगे, जो भी मामलात हैं, अरबाब अस्मा इस पर जहांगीर जिनके ऊपर मुकदमात हैं जो भी हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है इस वक्त ये मामलात स्टार्ट हो रहे हैं। मीर साहब आपकी तरफ आते हुए सर, ये जो अक्रॉस द बोर्ड और इंटरनेशनल सिनेरियो में भी ये जो वलीद बिन तलाल हैं इस वक्त सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं और इसके अलावा दीगर जो 12-13 प्रिंस हैं जिनके खिलाफ एंटी करप्शन बाकायदा एक अकाउंटेबिलिटी मुहिम स्टार्ट हुई है, ये मीर साहब ये कितनी सिग्निफिकेंट है और क्या वाकई में ये अकाउंटेबिलिटी मुहिम है या ये इंतकाम है, यानी एहतसाब है, ये इंतकाम है, क्या हो रहा है? वलीद बिन तलाल के बारे में तो हमने पढ़ा है, उनकी तो $18.7 बिलियन की नेटवर्थ है, आखिर हो क्या रहा है वहां पे? देखें, वलीद बिन तलाल के बारे में तो मैं कुछ पर्सनली भी कह सकता हूँ। आई नो हिम वेल इनफ।
थ्रू माय वॉल स्ट्रीट डेज, मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीद बिन तलाल के साथ एक इंतकाम लिया जा रहा है, क्योंकि वलीद बिन तलाल बहुत ओपनली डोनाल्ड ट्रंप को उनके कैंपेन के दौरान क्रिटिसाइज करते थे। अच्छा, बिल्कुल ओपनली क्रिटिसाइज करते थे, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक थ्रेटनिंग ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था यू डोपी प्रिंस, मतलब तुम नशई शहजादे, यू डोपी प्रिंस, वंस आई कम इनटू पावर यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, मतलब मेरे ऊपर तनकीद नहीं कर सकोगे। देखिए, जिस इंसान ने जिंदगी में कोई पॉलिटिकल पोस्ट ही ना रखी हो, गवर्नमेंटल के बिजनेस ही ना रखा हो, जिसकी 90% वेल्थ जो है अमेरिकन स्टॉक मार्केट से आती हो। सब जो बात आप कह रहे हैं बड़ी अहम है और मुझे इस ब्रेक के बाद इस बात को कंटिन्यू करना होगा। विनोद अली खान साहब कहते हैं ज़ाती तौर पर वलीद बिन तलाल का, और ये एक शहजादे नहीं 12-13 शहजादे, एंटी करप्शन की मुहिम सऊदी अरब में जो चल रही है, मीर मोहम्मद अली खान साहब कहते हैं इंतकाम की इसमें बू आती है, एहतसाब है, इंतकाम है, लेकिन आलमी तौर पर जो मामलात बदल रहे हैं उनका पाकिस्तान पर क्या इस असर होगा, क्या इंपैक्ट होगा। शौकत अजीज साहब की वो सीक्रेट फाइल एंटार्क्टिक ट्रस्ट के हवाले से आपको सामने पेश करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन मामलात हैं, क्योंकि ये आलमी सतह पर जो कुछ हो रहा है उसका असर पाकिस्तान पर क्या होगा। आलमी सतह पर क्या हो रहा है, कल पैराडाइज पेपर सामने आ चुके हैं, वो उन इंकशाफात में पाकिस्तानियों के नाम भी हैं, लेकिन आलमी सतह पर जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है उसके बड़े अहम रहनुमाओं के नाम हैं, ट्रंप के अहम रुफका के नाम हैं, उसमें बरतानवी क्वीन के नाम हैं, उसमें जॉर्डन की क्वीन के नाम हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के एक अहम कलीदी रुकन, यानी अहम तरीन लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। असर पाकिस्तान पे क्या होगा। साथ साथ सऊदी अरब में जो हो रहा है, यानी एंटी करप्शन की मुहिम का आगाज, ये क्या वही है जो पाकिस्तान में हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है और अक्रॉस द बोर्ड हो रही है वही सऊदी अरब में, और ये आखिरकार इशारे किस तरफ है, मामला किस तरफ बढ़ रहा है। विनोद अली खान साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप कह रहे हैं आपका ताल्लुक एज मतलब पर्सनल बुनियाद पर भी, एज अ क्लाइंट रिलेशनशिप, या क्या रहा है इस वक्त वलीद बिन तलाल से भी, ये जो सऊदी शहजादे इनके साथ हो रहे हैं, इनके जहाज ग्राउंड हो गए, भाग ना सके, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स, इनकी किंगडम होल्डिंग और ये तमाम मामलात, 9% तो शेयर एक दिन में गिर चुका है इनका वलीद बिन तलाल की कंपनी का, किंगडम होल्डिंग का, जिसमें इनके 95% स्टेक्स हैं। ये आखिर हो क्या रहा है मीर साहब? जी देखिए, मैं सिर्फ इस वक्त में मैं ये तो नहीं कह सकता कि सऊदी अरेबिया में करप्शन नहीं है, यकीनन होगी, और मैंने भी काफ़ी देखी है, मैंने काफ़ी बिजनेस किया है वॉल स्ट्रीट से सऊदी अरेबिया में। मैं सिर्फ इस वक्त वलीद बिन तलाल की बात पे की बिना पर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये सियासी लगता है, क्योंकि वलीद बिन तलाल का ना कोई बिजनेस है सऊदी में, ना कोई गवर्नमेंटल पोस्ट है। 90% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स आर इन सिटी बैंक, एप्पल, ट्विटर, डिज्नी, यूरो डिज्नी, दूसरे किस्म के शेयर्स जो अमेरिकन मार्केट में, तो वो क्या करप्शन करेगा, उसको करप्शन की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, ही इज़ वेरी वोकल। मेरी नज़र में इस वक्त क्या हो रहा है कि जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, ही इज़ कंसोलिडेटिंग हिज पावर। देखिए, 18 प्रिंस एक साथ और 30 मिनिस्टर्स, और अभी चंद घंटे पहले, शायद आपको नहीं पता या पता हो, आसिर प्रोविंस का जो गवर्नर है, उसका हेलीकॉप्टर एक पुरस्कार तरीके से क्रैश हो चुका है, और जिसमें काफ़ी सारे अशखास की हलाकत हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना चाहिए कि क्या हम इन लीक्स की बिना पर या करप्शन को एक एक्सक्यूज बनाकर पूरे दुनिया में तहलका मचाना चाहते हैं, या वाकई चाहते हैं कि जो करप्ट लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए। नंबर 1 ये बात है कि देखिए, ट्रस्ट होना इलीगल नहीं है। मैं आपके कई प्रोग्राम्स पे हमने ये बात की है कि किसी का अगर ट्रस्ट है, ये कोई ऑफशोर कंपनी है, तो वो इलीगल नहीं है। उस ऑफशोर कंपनी को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, या अगर एक पॉलिटिशियन की है तो वो शक व शुबात पैदा होते हैं। एक पॉलिटिशियन पब्लिक सर्वेंट होता है, उसको क्या ज़रूरत है। एक बहुत ही अमीर आदमी की है कि जिसके जी सालों न सालों से
एसेट्स हैं, जो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने दुनिया से जाने के बाद, तो वो लीगली डिक्लेयर्ड ट्रस्ट होते हैं, फैमिली ट्रस्ट होते हैं, वेल्थ स्टेट ट्रस्ट होते हैं। आपने ट्रस्ट के बारे में बताया ठीक, लेकिन आपके साथ एक प्रोग्राम हमने किया था जिसमें जॉर्ज सोरोस के हवाले से हमने कोई डिटेल्स सामने रखी थी, और क्योंकि ये जो तमाम डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स हैं जो पनामा में सामने आए और आज पैराडाइज में सामने आए, ये 100% सही है, मतलब इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन क्या इनके जरिए किसी को हिट किया जाता है या टिल्ट होता है किसी तरफ? जैसे मिसाल के तौर पे रूस और ट्रंप के जो वो सीक्रेट ताल्लुकात थे वो बेनकाब होगा इस बार? देखिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि पिछली दफा भी पैनामा लीक्स को जॉर्ज सोरोस ने फंड किया था। जॉर्ज सोरोस थ्रू हिज ओपन सोसाइटी फंड पूरी दुनिया में, खुसूसन रूस में या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में हैवक मचा रहा है सालों से। लोग इनके दुश्मन भी हैं। ये अमेरिका के अगर दुनिया के सब में ज्यादा ट्रस्ट बनते हैं तो मेरे ख्याल में वो वॉल स्ट्रीट पे और वॉल स्ट्रीट के जरिए बनते हैं। तो मेरे लिए ट्रस्ट के ऊपर बात करना तो एक सेकंड नेचर है। तो मैं ये कहूंगा कि वॉल स्ट्रीट के जो ट्रस्ट बने हैं वो क्यों नहीं लीक होते? ये चीदा लीक क्यों हो रहे हैं? कभी एक मुल्क का लीक होता है, कभी शौकत अजीज का लीक होता है। शौकत अजीज के 2 ट्रस्ट, पहले वाला ट्रस्ट जो था वो तो सिटी बैंक ने बनाया था, आई थिंक ही वाज अ डायरेक्टर ऑफ दैट इज परफेक्टली फाइन। दूसरा जो ट्रस्ट इन्होंने बनाया है वो अपनी फैमिली के लिए बनाया है। यू नो व्हाट, सही बात है। ये जो ट्रस्ट है, इसके अगर हम जो इंफॉर्मेशन शीट है ये भी दिखा सकें, क्योंकि इसमें पहला जो ट्रस्ट है वो सिटी ट्रस्ट के नाम से है, सिटी बैंक में थे, और दूसरा ट्रस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले है। और ये ट्रस्ट जो बनाया गया है, इसके पीछे जो उनके लॉयर जो इस पर जिन्होंने वर्जन दिया अपना, वो कहते हैं जी कि क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले थे और असैसिनेशन के भी खतरात थे, तो अपना विल या इनहेरिटेंस के लिए ये बनाया गया। इसमें बीवी और 3 बच्चे या एक ग्रैंड डॉटर, उनका नाम रखा गया कि रकम यानी उसको दी जाए, और ये बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिशियल ओनर नहीं है। वो कहते हैं ये बच्चे उनके, और खुद जो थे वो इसलिए उन्होंने उसको नहीं किया कि वो इस वक्त जो थे ओनर नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसको मेंशन नहीं किया पाकिस्तान में। इकरामुल हक साहब, टैक्स लॉस क्या कहते हैं? जनाब शौकत अजीज साहब के ये 2 ट्रस्ट, सिटी ट्रस्ट और अंटार्कटिक ट्रस्ट, ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। ये कोई केस बनता है, नैब आगे प्रोसिक्यूट करे, क्या करे इस मामले को? इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का हुआ है? कई एक मामलात ऐसे हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है। जैसा कि अभी मीर साहब ने भी फरमाया कि अगर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ऑफशोर के अंदर, चाहे वो ट्रस्ट हैं, वो शेल कंपनीज़ हैं, वो और कई तरह के वहाँ मामलात हैं, उसकी जो बड़ी वजह रही वो ये थी कि लोग आम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से जो सख्त होते हैं, कभी उनसे बचने के लिए, कभी अच्छी टैक्स प्लानिंग के नुक्ता नज़र से, तो एक ज़माना रहा जब ये सारी चीज़ें, बल्कि आज भी अगर हमने कवानीन नहीं बदले तो ये हैं तो परमिसिबल, अनलेस के आपको उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जिसको हम इलीगल कह सकें। तो ये लीकेज ये नहीं कह रही कि ये सारे मामलात इलीगल हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि दरअसल दुनिया के अंदर जो मालदार लोग हैं उनके कोई 40 ट्रिलियन के डॉलर के करीब ऑफशोर में है, और अगर यही पैसा ऑन शोर होता है, उन जगह पे होता है, एक ब्रेक का मुझे फौरी तौर पर कहा जा रहा है, जिसकी वजह से मैं ये जवाब आपका ब्रेक लेता हूँ। शौकत अजीज साहब की कंपनी के बारे में डिटेल्स दिखाई हैं और कुछ मजीद तफसीलात बेनकाब करते हैं पैराडाइज पेपर्स के बारे में इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं जी पैराडाइज पेपर्स पर एक और नया इंकशाफ से भरपूर तहलका अंगेज इसमें तफसीलात मौजूद सीक्रेट हेवंस के हवाले से, उन जुरिस्डिक्शंस के हवाले से जहां पर टैक्स हेवंस एग्जिस्ट करते हैं। इस पूरी सूरत हाल में या पाकिस्तानियों के अगर अकाउंट्स की या फिर उन ऑफशोर कंपनीज की बात की जाए तो माल्टा, बरमूदा, केमैन आइलैंड, इसके अलावा BVI ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में ये कंपनीज पाई जाती हैं। 135 पाकिस्तानी ऐसे
ऐसे भी पाए गए जिनके स्विस अकाउंट्स थे और ये या तो ऑफशोर कंपनीज के थ्रू उनके नाम पर या अपने नाम पर पाए गए थे। अब इसमें यकीनी तौर पर जिस तरह मैं नाम बता रहा हूं, और ये जरूरी नहीं कि ये गलत इस्तेमाल के लिए हो, बाज दफा जरूरत और बाज दफा ये जस्टिफाइड भी हो सकता है। इसे एथिकल मींस में आप मना कर सकते हैं, जिसकी तफसीलात आप हमारे टैक्स एक्सपर्ट से भी सुन रहे हैं। लेकिन यहां पर नामों में सदरुद्दीन हाशवानी साहब का नाम, ऑनरेबल बिजनेसमैन है, उनका नाम है। इसमें मियां मंशा साहब का नाम भी शामिल है। इसमें दाऊद हर्कुलिस के हुसैन दाऊद साहब का भी नाम शामिल है। डीटीएच लाइसेंस के हवाले से एक इंपॉर्टेंट कंपनी, उनका भी नाम शामिल है। एक बैंक के सरबराह या ओनर है, उनका भी इसमें नाम जो है वो शामिल है, निजी बैंक, उसके भी ओनर का नाम शामिल है। और इसी तरह से इसमें दीगर बिजनेस के हवाले से पाकिस्तान के जो बड़े नाम हैं उनका भी कुछ नाम और भी हैं जो शामिल हैं। तो इकरामुल हक साहब, ये तफरीक करना कि सही या गलत, क्योंकि सबकी क्लैरिफिकेशन आ चुकी, क्योंकि कोई कर्जों के लिए किसी को लेनी थी, कॉर्पोरेट लोन्स के लिए उन्होंने कंपनी बनाई, किसी ने वहां रहते थे, यहां से जा चुके थे, वहां अकाउंट्स खोले, और किसी का कोई और जरूरत थी। तो ये तफरीक क्या होगा? यानी ये सारे, हम ये तो नहीं कह सकते इलीगल था, ये किस तरह से तफरीक होगी और एफबीआर करेगा, कौन करेगा ये सारे मामला को? देखिए, वो डिस्क्लोजर्स के जो मसाइल हैं, हमें जो मसला है वो ये नहीं है कि उन्होंने वहाँ ऑफशोर कंपनियाँ बनाई या शेल कंपनियाँ इस्तेमाल की। मसला ये होता है कि जहाँ पे भी आपकी इफेक्टिव टैक्स जुरिस्डिक्शन है वहाँ रिपोर्टिंग प्रॉपर की जाए। अगर अमेरिकन्स बड़ी बड़ी कंपनियां जाकर ऑफशोर इस्तेमाल करती हैं, अपनी टैक्स मिटिगेट करती हैं, तो ये तो नहीं होता कि जब वो अमेरिका में अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करती हैं तो उनको ओमिट कर देती हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर तो एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये बताना ही पड़ेगा कि वो रॉ मटेरियल जो है पनामा से भेज रहा है, उसकी टोटल इनकम को तो क्लब करेगा। पाकिस्तान में तो हमें यही पता नहीं है कि पहले 4000 नाम जो थे उनके साथ एफबीआर ने महज नोटिस भेजकर फिर क्या किया। अगर उनमें कुछ पब्लिक ऑफिस होल्डर थे तो नैब हरकत में आई कि नहीं आई। अगर कोई इलीगली पैसा ट्रांसमिट हुआ था तो एफआईए को कुछ होश आई कि नहीं आई। उन मुल्कों को हम इसलिए अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि वहाँ पे ये ज़रूर हुआ कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को उन्होंने ये कहा कि इस तरह की जो आपकी अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग है, चूँकि वो हमारे मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचा रही है, तो हम आपको ये नहीं करने देंगे। और अब जो आपको ने देखा होगा कि जो इस वक्त बेस एरोजन प्रॉफिट स्प्लिटिंग का जो इनिशिएटिव है, जो OECD के लेवल पर, जिसके बेप्स कहते हैं, वो जारी है और इसको हम प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी उस कमेटी में अपने ख्यालात को और अपनी इनपुट को पाकिस्तान की तरफ से शामिल करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर तो जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, भले वो पहले बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हों, अरबपति रहे हों, मगर वो अपने टैक्स रिटर्नों में तो अरबपति नज़र नहीं आते हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि आपने इतनी कीमती प्रॉपर्टियां कैसे बनाई, तो फिर वो यकदम अरबपति हो जाते हैं। भाई, हम आपका अरबपति होना तब तस्लीम करेंगे जब आप ये भी साबित करें कि आपके टैक्स गोशवारों में वो रकम भी शामिल थी। और दूसरी तरफ देखिए, ये चाहे जितने भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, यहाँ पर एक बात मैं ये पूछना चाहूँ जी, एक सवाल छोटा सा, आपकी कथा कलामी आप इसे कंटिन्यू भी कर लीजिएगा इस बात को। लेकिन ये 13 मिलियन डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये 1/5 कहा गया है। यानी ये जो सीक्रेट जुरिस्डिक्शंस या टैक्स हेवन्स हैं उसका 1/5 है इकराम साहब। तो ये कितना और बड़ा पोटेंशियल या कितना बड़ा और टैप करना है इस वक्त, जो लीग होना है अभी हमारे सामने आने हैं वो इंकशाफात। इतने नाम तो अब आए 1/5 में, तो अभी तो 4/5 बचा हुआ है, वो आएगा सामने, तो वो फिर क्या होगा? कितना बड़ा इस वक्त बॉम्ब शेल होगा वो, और आना तो है सामने। जी देखिए ना, मैं जैसे शुरू में अर्ज़ कर रहा था कि $40 ट्रिलियन का तो हमें पता है कि वहाँ पड़े हैं, और इसके अलावा दुनिया की 1/3 जो ग्लोबल वेल्थ है वो दरअसल ऑफशोर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिकेटी ने, जो कि फ्रांस के एक बहुत ही यंग और बहुत ही काबिल जो है इकोनॉमिस्ट हैं, वो बड़े अरसे से, और उनकी न्यू कैपिटल जो बुक है वो यही इतराज़ उठा रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो इंक्रीजिंग गैप है बिटवीन वेल्थ एंड इनकम, वो खुद एक कैपिटलिज्म के लिए और जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। उनका काम इतना वर्थवाइल है कि अगर उसको देखा जाए तो पता चलता है कि हमारे ज़माने में अगर किसी ने फ़िक्री लिहाज से, यानी इंटेलेक्चुअल सतह पर बहुत उम्दा काम किया है, तो वो उन्होंने किया है, और इनको
खास उन्होंने इकोनोमेट्रिक्स को यूज करते हुए फैक्ट्स एंड फिगर पुट करके दिखाया है कि कैपिटलिज्म में पिछले 10 साल में 20 साल में गरीब लोगों को की वेल्थ जो है उसके मुकाबले में 1% जो लोग हैं उनकी वेल्थ एक तरफ है। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया था, इसलिए यूरोप के अंदर जो एक रोशन ख्याली का उनकी तहजीब में एक रोशन ख्याली का जो पहलू है, उन लोगों ने एतराज़ किया कि आपके जो अमीर लोग हैं ये क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये नुक्ता नज़र अभी गायब है। हमें चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने में क्या एतराज़ होगा, हमें वॉलंटरी ट्रस्ट बनाने में क्या एतराज़ होगा, मगर ये वो ट्रस्ट नहीं निकल रहे, ये वो ट्रस्ट निकल रहे हैं जो लोगों ने अपनी जाती दौलत को, पहले हवसे दौलत है फिर तहफ़्फ़ुज़े दौलत है, वो उसका मामला है। यहाँ तो गंगाराम का ट्रस्ट जिस जगह बैठकर हम प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ तो गंगाराम ट्रस्ट के जरिए एक हॉस्पिटल चलता है, वहाँ तो देवी गुलाब देवी के नाम पे ट्रस्ट चलता है। तो हमारे मुसलमान लोग 2018 के इलेक्शन से पहले तहजीबी विरसे को भूल गए हैं जहाँ ये ट्रस्ट होते थे। 2018 के इलेक्शन हैं अगले साल, अब हैं या नहीं है, और इलेक्शन से पहले यानी कितना आगे पीछे होते हैं, डेट बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, वो तो मामला लेजिस्लेटिव हैं जो अभी तय होने हैं। लेकिन सर फिर ये जो 135 नाम जिनके स्विस अकाउंट्स हैं, जिनका नाम आया है इस पर वो गलत है या सही है, ये साबित होना है पनामा पेपर्स में और फिर उसके बाद पैराडाइज पेपर्स में। तो ये सारे नाम, इनके ऊपर सिर्फ नवाज शरीफ नहीं बल्कि तमाम नाम, इनकी अकाउंटेबिलिटी या इनसे पूछना कि आपके पास, आपने जिस तरह कहा कि नोटिस के बाद तो कुछ किया ही नहीं एफबीआर ने, तो कोई जीआईटी बनाई जाए जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिस तरह तमाम एजेंसीज ने बैठ के बनाई थी वो सवाल जवाब करे, या कोई नैब का इदारा ही इसको टेकअप करे। वो कहते हैं, पहले उन्होंने कह दिया था कि हम नहीं कर सकते अकेले ये सारा काम, तो क्या हो, ये तमाम नामों का हम सिर्फ पढ़ने की हद तक, खबरों की हद तक लेते रहेंगे, क्या होगा आगे? ये एक इंतहाई बदकिस्मती है कि अभी किसी ने इलेक्शन लड़ा और उनका भी अकामा था और कोर्ट्स ने कहा कि हम क्या करें अगर उनका अकामा है, लड़े इलेक्शन। तो जब आपकी कोर्ट्स जो हैं उनके पास कई मुकदमात गए जहां लोगों ने कहा कि स्विस में मनी स्टैश्ड है, उन्होंने इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। अब आज की अदलिया ने एक फ़ैसला किया तो बहुत तारीफ़ हो रही है, मगर आपने देखा कि ख़ुद यहाँ पे बहुत से लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, मगर रवैया क्या रहा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक तो जब इंफॉर्मेशन है ही नहीं, आ जाती है तो हम उसका कोई एहतसाब नहीं करते, ज़ुबानी जमा खर्च करते हैं, यहाँ आकर बस मुज़ाकरात करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामों में बबासे करते हैं, खुश होते हैं, टेबल टॉक करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। अगर हमने एक वाकई ही प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक माशरा बनना है, अगर हमें जमहूरी रवैयों को अख्तियार करना है तो हमें एहतसाब को कड़ा करना होगा, सबके लिए करना होगा। कोई जर्नैल, कोई जज, कोई पॉलिटिशियन, कोई बिजनेसमैन इससे बालातर नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैकेनिज्म वही होना चाहिए जो बाकी दुनिया में है। आपने देखा कि अमेरिका में वो हाउस के सामने कैसे ग्रिल करते हैं बंदे को, वहाँ भी लोगों में टेम्पटेशन है, मगर उसके बाद क्या होता है, यूरोप में क्या होता है। हमें ये सीखना होगा कि अगर हमने आगे जाना है तो इन मालूमात को महज हम तफरी का बायस ना बनाएं, एक दूसरे की पगड़ियाँ मत उछालें, बल्कि कुछ काम भी करें। जहाँ वाकई ही टैक्स चोरी हुई है, कोई और लॉ वायलेट हुआ है तो करार वाकई सजा भी दें। सही बात है, ये आपने एंटरटेनमेंट का लफ्ज़ जो कहा है बड़ा दुरुस्त है इस वक्त, और ये बैठता भी है इस पूरी सूरत हाल के ऊपर। मीर साहब, ये शौकत अजीज साहब की कंपनी पर आप पहले बात कर रहे थे, ये इंफॉर्मेशन शीट है, मैंने इकराम साहब से